Hello my dear students, today we are going to understand the exercise solution of chapter number 4 materials, metal and non-metals, class 8 science. Okay, so let us start exercise. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, which of the following can be beaten into thin sheets. तो बच्चों आप जानते हैं कि हम लोग किन को पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जिंक एक मेटल है, फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, सल्फर एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है. तो ये तीनों नॉन मेटल है. जिंक अकेला मेटल है और मेटल की और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ मैंने मेरे लेक्चर्स के दौरान आपको पढ़ाई थी कि मेटल्स ही अकेले मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और इन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. देखो जिंक इज अ मेटल एंड मेटल हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी. मेलिएबिलिटी का मतलब कैन बी कन्वर्टेड इन शीट्स बाय बीटिंग. रेस्ट ऑफ दीज आर नॉन मेटल्स. तो ये याद रखना है, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन ये सब नॉन मेटल्स है और नॉन मेटल्स के पास में मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो देखो ऑल मेटल्स आर डक्टाइल. तो ऑल मेटल्स आर डक्टाइल तो हो नहीं सकता क्योंकि मर्क्यूरी लिक्विड होता है. अब लिक्विड को आप कैसे बनाएंगे, वायर में. फिर देखो ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल. तो ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है क्योंकि नॉन मेटल्स के पास तो डक्टाइल प्रॉपर्टी होती ही नहीं है. जनरली मेटल्स आर डक्टाइल. तो जनरली का मतलब होता है कि हाँ ज़्यादातर. तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है. सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल. तो ये आंसर भी फिर से गलत है. तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा. इसका रीज़न मैं बता देती हूँ. देखो मर्क्यूरी एक मेटल है लेकिन लिक्विड टेम्परेचर पे वो मतलब रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता है और उसको हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. देयरफॉर इट इज़ नॉन डक्टाइल. और ऑप्शन ए ही जो है वो इनकरेक्ट रहेगा क्योंकि कोई भी सिंगल नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता. बी और डी भी इनकरेक्ट है, ओनली सी ही करेक्ट है. तो रीज़न आपको पता चल गया कि क्यों सी करेक्ट ऑप्शन था. अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स है, फॉस्फोरस इज़ वेरी डैश नॉन मेटल. तो स्टूडेंट्स ये याद रखिए, फॉस्फोरस को अगर हम लोग हवा से भी रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें आग लग जाती है. तो ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, किसी के साथ में भी ये रिएक्ट करता है. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो हम लोग क्या करते हैं, कॉपर के वायर को यूज़ करते हैं एज अ कंडक्टर. तो हमें ये ध्यान रखना है कि भाई मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो लोहे पे जंग लग जाता है जल्दी से, कॉपर पे नहीं लगता है. लोहा ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से. metals react with acids to produce hydrogen gas. तो ये हमें याद रखना है कि मेटल क्या करते हैं, एसिड से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. अब इसके बाद है देखो ट्रू और फॉल्स को टिक करना है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड. तो नॉन मेटल तो एसिड से कैसे रिएक्ट करेंगे भाई, नॉन मेटल्स तो गैस होते हैं. अब हमारे घर में कहीं पे एसिड की बॉटल रखी हुई है तो वो थोड़ी गैस से रिएक्ट करेंगे. तो ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स. क्योंकि मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड से और H2 गैस प्रोड्यूस करते हैं. H2 मतलब हाइड्रोजन. फिर सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल. तो हाँ ये बिल्कुल सही है. सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब रिएक्टिव मेटल्स है और इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, सोडियम को कैरोसिन में डुबो के रखते हैं या पैराफिन ऑयल में डुबो के रखते हैं. ठीक है, क्योंकि सोडियम हवा और पानी से भी रिएक्ट कर जाता है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. तो कॉपर कभी भी डिस्प्लेस नहीं करता है, जिंक डिस्प्लेस करता है. अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको बताया था, जो ज़्यादा ताकतवर मेटल होता है वो कम ताकतवर मेटल को, मोर रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से हटा देता है. तो देखो द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज हायर देन कॉपर, सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. अगर इसकी जगह उल्टा होता, जिंक फ्रॉम कॉपर सल्फेट होता तो ये हम सही कहते. देखो कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. तो ये इम्पॉसिबल है, कोल को हम कभी भी वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोल इज़ नॉन मेटल, सो इट इज़ नॉन डक्टाइल. तो यहाँ पे ये आ जाएगा फॉल्स. अब देखो टेबल हमें दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल. डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स, नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी.
तो भाई मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं क्या, ये अपीयरेंस कैसा होता है, हार्डनेस, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, नॉन मेटल्स का कैसे होता है। तो बड़ा ही आसान सा टेबल है जो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से आता होगा। तो देखो अपीयरेंस कैसा होता है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो लस्टरस होते हैं, चमकदार होते हैं, नॉन मेटल्स डल होते हैं, हमें ज़्यादातर दिखाई भी नहीं देते, कलरलेस होते हैं ज़्यादातर। हार्डनेस, तो मेटल्स बहुत ही हार्ड होते हैं, नहीं विश्वास आता है तो एक लोहे की रॉड लेकर अपने हाथ पे ज़ोर से पटक के देख लो। और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट, हवा का झोंका कभी हमें चोट नहीं पहुंचाता है, सॉफ्ट होता है। फिर मेलिएबिलिटी, तो मेटल्स मेलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉट मेलिएबल होते हैं। डक्टिलिटी कैसी होती है, तो ये डक्टाइल होते हैं, इनको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल कैसे होते हैं, नॉट डक्टाइल। हीट कंडक्शन कैसा है, ये गुड कंडक्टर है। नॉन मेटल कैसा है, बैड कंडक्टर है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसा होता है मेटल में, गुड कंडक्टर। और नॉन मेटल कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर, बैड कंडक्टर होते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम। भाई हम लोग क्यों एल्यूमिनियम फॉइल को यूज़ करते हैं, खाने को लपेटने के लिए। आपने देखा होगा कहीं पे भी किसी भी नाश्ता हाउस में क्या होता है, एल्यूमिनियम फॉइल में खाने को लपेट के देते हैं। तो देखो आंसर देखते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स बिकॉज एल्यूमिनियम इज हाईली मैलिएबल. It can be beaten into thin sheets. Moreover, it does not react with food. और तीसरी बात है कि ये क्या करते हैं, खाने को बहुत देर तक गर्म रखते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, हीट को अपने अंदर ही स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। फिर देखो नेक्स्ट है, इमर्सन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। तो इमर्सन रॉड बच्चों आपने देखी होगी, पानी गर्म करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल रॉड होती है जिसे इमर्सन रॉड कहते हैं। तो देखो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर इमर्सन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। पानी में आप क्या करेंगे, इस मेटल की रॉड को डुबो देंगे तो पूरे पानी को ये क्या करेंगे, गर्म कर देंगे। तो इसलिए हम इमर्सन रॉड को मेटेलिक सब्सटेंस से बनाते हैं। फिर एक कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, क्योंकि कॉपर क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव होता है जिंक से। तो देखो आंसर कैसे लिखेंगे, द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज हायर देन कॉपर, ओनली अ मेटल ऑफ हायर रिएक्टिविटी कैन डिस्प्लेस अ मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी from its salt solution. So copper cannot displace zinc from zinc sulfate solution. तो ये बात याद रखनी है, मोर रिएक्टिव मेटल ही हमेशा कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा, और जिंक हमेशा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। तो आपको पता है सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। तो क्यों किया जाता है, तो देखो सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, they can catch fire even when they come in contact with air, so they have to be kept in kerosene. अगर हवा के कांटेक्ट में भी आ जाएंगे ना ये, तो भी ये क्या कर देंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, फायर कैच कर लेंगे, इसलिए इनको हमेशा कैरोसिन के अंदर क्या किया जाता है, डुबो के रखा जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, एक्सप्लेन। भाई आप लोग अपने घर में चेक कीजिए या अपनी मम्मी से पूछिएगा कि आप लोग कांच की बर्नी में, यानी कि ग्लास की बर्नी होगी, बॉटल होगी, या फिर किसी दूसरे प्लास्टिक के बॉटल्स में आप लोग अचार रखते हैं, लेकिन मतलब जो हमारे बर्तन होते हैं उसमें क्यों नहीं रखते अचार। तो देखो, नो वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स एज मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। मेटल क्या करते हैं, एसिड होता है ना, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, खटास होती है, तो वो रिएक्ट कर जाते हैं अचार के साथ में, और इसके कारण क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन गैस उसमें से निकाल देते हैं। द पीकल विच इज़ एन एसिडिक इन नेचर कैन बी स्पॉइल्ड। पीकल क्या हो जाएगा, अचार क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से टेबल आ गया हमारे पास में, हमें ए विद बी को करना है मैच। तो मैं आपको राइट आंसर्स समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, गोल्ड से हम ज्वेलरी बनाते हैं, आयरन से हम मशीनरी बनाते हैं, एल्यूमिनियम रैपिंग ऑफ फूड के काम आता है, कार्बन एक फ्यूल है, कार्बन से बच्चों कोल बन रहा है, ठीक है, कॉपर एक इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के काम आता है, मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स में हम यूज़ करते हैं, जो आप अपने 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे व्हाट हैपन्स करके हमें क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, हमें उनके आंसर देने। तो देखो व्हाट हैपन्स, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट।
तो कॉपर प्लेट पे अगर हम, कॉपर एक मेटल की प्लेट है, उस पर हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। अभी भी आपको मैंने बताया, 3-4 बार हमने डिस्कस कर लिया जस्ट अभी, कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, निकलती है जब भी हम मेटल से रिएक्ट करवाते हैं एसिड को। तो आंसर देख लेते हैं। Copper does not react with dilute sulfuric acid. When concentrated sulfuric acid is poured on copper plate, copper reacts with sulfuric acid to liberate हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना है, कॉपर कभी भी डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों, आप अपनी कॉपी में लिख लो। डाइल्यूट का मतलब होता है ऐसा एसिड जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, एसिड कम है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कैसा होता है, जिसमें पानी की मात्रा कम है, एसिड ज़्यादा है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जब हम कॉपर को रिएक्ट करवाते हैं, यहाँ पे आपको रिएक्शन दिख रहा है बच्चों, मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिलता है, ये सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आयरन नेल्स यानी अगर लोहे की कील जो होती है उसको हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा। तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंट वाला यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, टेक्स्ट बुक को समझाते वक्त जब मैं बोर्ड पे आपका लेक्चर ले रही थी तब मैंने आपको ये समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार वीडियोस देख लो। द रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज मोर देन कॉपर। याद रखना, कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से कम है, आयरन की ज़्यादा है कॉपर से। सो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को निकाल देगा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ना, ब्लूइश होता है, रॉयल ब्लू टाइप। इन दिस रिएक्शन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स। अब क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो फेड हो जाएगा, फीका हो जाएगा। तो देखो आयरन को कॉपर सल्फेट से हम क्या कर रहे हैं, CuSO4 से रिएक्ट करवा रहे हैं, क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। देखो आयरन Fe क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा। तो देखो आयरन ने क्या किया, कॉपर की जगह ले लिया, FeSO4 बना दिया CuSO4 की जगह पर, और कॉपर को निकाल दिया क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, जगह से हटा दिया उसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सलोनी टुक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड इन टेस्ट ट्यूब। सलोनी ने क्या किया, एक जलता हुआ कोयला ले लिया और उसको क्या कर दिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। तो अब क्या होएगा, देखो हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ गैस। उसे कैसे पता चलेगा नेचर ऑफ गैस। तो क्या करना है, एड सम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब इन विच गैस इज कलेक्टेड। नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब, शेक इट वेल, टेस्ट द सॉल्यूशन विद ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, दस द नेचर ऑफ गैस इज एसिडिक। क्या करना है, उसने वो जो जलता हुआ कोयला टेस्ट ट्यूब में लिया है उसके अंदर थोड़ा पानी डाल दे वो, ताकि सॉल्यूशन बन जाए। उसके बाद उसे लिटमस पेपर लेना है। जैसे वो लिटमस पेपर को सॉल्यूशन के अंदर टच कराएगी, आप 7th स्टैंडर्ड में एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ चुके हो, तो जैसे ही लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, चेंज, एसिड चेंज इनटू रेड, बेस चेंज इन ब्लू। तो आप एसिड रेड, बेस ब्लू, BB ऐसे याद रख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि जो गैस निकल रही है वो कैसी एसिडिक इन नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट डाउन वर्ड इक्वेशंस ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस। तो कौन सी रिएक्शन होएगी, देखो इसमें चारकोल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, कंबशन हो रहा है। तो देखो चारकोल यानी कार्बन, कोयला, प्लस ऑक्सीजन कंबशन करवा रहे, जला रहे, हीट करवा रहे, तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलती, गंदी बदबू गैस निकलती ना, धुआं, तो रिएक्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन डे रीटा वेंट टू ज्वेलर शॉप विद हर मदर। एक दिन रीटा अपनी मम्मी के साथ में ज्वेलर की शॉप पे गई। हर मदर गेव हर ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। उसकी मम्मी ने क्या किया, पुरानी ज्वेलरी दे दी गोल्ड स्मिथ को पॉलिश करने के लिए। Next day when they brought jewelry back, they found that there was a slight loss in its weight. Can you suggest a reason for the loss in weight? तो जब नेक्स्ट डे पे वो आए तो उन्होंने देखा कि उसमें क्या था बच्चों, जो ज्वेलरी का जो वजन था उसमें थोड़ा सा वेट कम हो गया था। तो ऐसा क्यों हुआ, तो देखो द पॉलिश ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट इज डिप्ड इन एन एसिड कॉल्ड एक्वा रीजिया। तो ये याद रखना है, हम ऐसे एसिड के अंदर डालते हैं जिसका नाम होता है एक्वा रीजिया।
The outer layer of gold dissolves in the acid and the inner shiny layer is visible. Because of loss of upper layer of jewelry, its weight is reduced. तो जब हम इस एक्वा रिजिया सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो चमक उठता है, लेकिन क्या होता है, अंदर का लेयर हमें चमकीला दिखता है और ऊपर का लेयर जो होता है क्या हो जाता है, थोड़ा सा हट जाता है. ऊपर का लेयर हट जाएगा तो नीचे का चमकीला लेयर ऊपर आ जाएगा. अब ऊपर का लेयर हटेगा तो वजन तो कम हो ही जाएगा, तो इसीलिए उसका वेट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. तो ये एक्वा रिजिया सॉल्यूशन आपको याद रखना है. तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन हमने कंप्लीट किया. आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. आपको क्वेश्चन आंसर्स मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करती हूँ. अब आपको अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप प्लीज़ मेरे लेक्चर्स वॉच कर लीजिए, ताकि क्या हो जाए, आपके कोई भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए. स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब.